मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड, जो प्री बोर्ड आप सबका चल रहा है उसमें जो है ये साइंस का पेपर है 824 बीएपी। इसको देख के आप लोग जरूर जाइए, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यहाँ पर हम लोग ने पहले विज्ञान का पेपर अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 20 एमसीक्यू बता दिए थे आपको, और अब ये मैं लेकर आया हूँ पार्ट 2, और इसमें कराऊंगा पूरा फुल सॉल्यूशन हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार वीडियो को जोरदार कर दीजिए लाइक, आप सभी लोग सपोर्ट कर दीजिए। चलिए पहला एक मिनट में देख लेते हैं सभी ऑब्जेक्टिव भी, और उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, प्रतिबिंब सदैव आभासी मतलब सीधा प्रतीत होता है, तो या तो समतल अथवा उत्तल होगा। तो इसका ये विकल्प सही है। इसके बाद में दूसरे का, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करने का कारण है समंजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसके बाद में देखते हैं आर प्रतिरोध के तार के 5 बराबर टुकड़ों में काट दिया गया है। तो इनको मैंने सॉल्व कराया था पहले वीडियो में, 25 इसका राइट आंसर है। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, इसको भी मैंने पहले वीडियो में सॉल्व कराया था, 25 वाट आया था। और विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं अमीटर। ये आप लोग देख लेना अगर नहीं देखा इनका सॉल्यूशन। आज हम लेकर आए हैं थ्योरिकल वाले क्वेश्चनों का आंसर। यहाँ पर लंबे विद्युत धारा तार निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दाएं हाथ के अंगूठे का नियम व्यक्त करता है। सामान्य दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया, ये देखो ये ठोस है, ये तली में बैठ जाएगा, तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। वैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, लेकिन द्विविस्थापन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पे 10 नंबर देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण हुआ था। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2 बर्जीलियस के शिष्य होलर ने इसका खोज किया था। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र है HgS। कार्बन परमाणु की संयोजकता है 4। सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं जंतु में। पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? पुंकेसर में। निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? थायरॉक्सिन। और इसके बाद में देखते हैं शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, टेस्टिस में। और महिलाएं यक्ष गुणसूत्र प्राप्त करती हैं, और भी दोनों से, माता से, पिता से भी। इसके बाद निम्न में से कौन एक उत्पादक है? तो हरे पौधे। वृद्धि का संदमन करने वाला मतलब वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। तो आप ये करिए एक बार जोरदार लाइक। यहाँ पर भैया ये देखिए प्रश्न है, एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है। दीप्त तंत्र की लंबाई 4 मिलीमीटर है। तंत्र का प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर बड़ा परावर्तक से 5 मीटर दूरी पर बनाने के लिए कितने फोकस दूरी का परावर्तक लेंस लगाना होगा? दूसरा है तंत्र के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है पहला। तो चलिए इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए वस्तु की ऊंचाई कितनी दी है? 4 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रतिबिंब की दूरी दी है 5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 500 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब निकालेंगे आवर्धन का फार्मूला। H' बराबर -B/U। प्रतिबिंब की ऊंचाई फिर बटे वस्तु की, दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया 400 हो गया। और -B का मान था 500 सेंटीमीटर बटे U। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये 4 से 4 कट गया, तो U एक कम, U बराबर आ गया -5 सेंटीमीटर। अब लगाएंगे दर्पण का सूत्र, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और V का मान 500, U का मान -5, और -5 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 5 को 500 बनाने के लिए 100 से गुणा भाग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 100 कम 100 माइनस 1/500, और जो कि इस साइड में करेंगे तो भैया ये आ जाएगा 100 में से 1 जाएगा माइनस का 99/500। उल्टा कर लेंगे इसको, F ऊपर 1 नीचे, तो 500 ऊपर 99 नीचे, फिर भाग करेंगे तो -5.05 आ जाएगा सेंटीमीटर में, जो कि अवतल ये दर्पण होगा। दूसरा क्वेश्चन जो था आवर्धन ज्ञात करना, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई लगा देंगे, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 400 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा आवर्धन 100। अब देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिए हैं पहला और दूसरा, 2 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण लिखिए। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के किरण को गुजरने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है? तो इस दोनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर लिखा है प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण। पहला यही आकाश का नीला दिखाई देना। वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण नीले रंग के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन करते हैं। वायुमंडल में नीले रंग की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा करते हैं और आकाश नीला रंग दिखाई देता है। दूसरा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। इस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में लंबी दूरी तय करता है, जिससे नीले रंग के प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन हो जाता है और आँख तक केवल लाल रंग का प्रकाश ही पहुँचता है, इसलिए लाल रंग का दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है तो वह अपने वायवीय रंगों में विभक्त हो जाती है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। साथ में मैंने कम वाला भी बता दिया, कम होता है लाल का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है बैंगनी की। लेकिन क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में भी 2-2 नंबर का है। समान लंबाई के एक ही पदार्थ के 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम, दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा और प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले देखेंगे R1 और R2 का अनुपात 2:3 दिया था, तो R1 को 2x, R2 को 3x मान लिया और R1 मतलब प्रतिरोध दिया था 4.5 ओम, R2 पूछा था। तो देखिए फार्मूला होता है R बराबर रो एल बटे, और ए यहाँ पर है नहीं तो ए का मान रख लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R1 बराबर रो एल बटे पाई R1 स्क्वायर और R2 बराबर रो एल बटे पाई R2 स्क्वायर। समान लंबाई इसलिए एल ही यहाँ पे रखा जाएगा। अब भाग कर देंगे R1 बटे R2 और ये रो से रो कट जाएगा और यल बटे पाई R1 स्क्वायर गुड़े पाई R2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यल नीचे, यल से यल कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। अब R2 और R1 का मान रख देंगे यहाँ पर। जो प्रतिरोध का था 4.5 और R1 R2 का मान 3x बटे 2x का होल स्क्वायर, x से x काट देंगे, 3 3 9 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे तिरछी गुणा कर लेंगे, 9R2 बराबर 45, चक्कू यहाँ 18 आ जाएगा और दशमलव हटा दें, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, फिर 9 दूनी 18, तो यहाँ पर कितना आने वाला है 2 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। साथ में पूछा था प्रतिरोधकता का मात्रक। तो यहाँ पर देखिए रो बराबर आर बराबर रो एल बटे होता है, रो यहाँ पर प्रतिरोधकता है तो रो निकालेंगे। फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा रो बराबर आर इंटू ए बटे एल, और आर का होगा ओम और ए का होगा मीटर स्क्वायर और लंबाई का होगा मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर काट देंगे तो ओम मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं चौथे का है भू संपर्क तार। तो ये देखो पहले चौथा का क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। घरेलू विद्युत परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली तथा आवरण के रंग लिखिए। तो पहला है भूसंपर्क तार, दूसरा है उदासीन तार। भूसंपर्क तार तथा उदासीन तार। और दूसरा है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ये हमको बताना है। और धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का रेखा चित्र बनाना है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम को स्पष्ट कीजिए। ये किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए इन सब के आंसर देखते हैं। पहले भूसंपर्क तार, उदासीन तार देखते हैं यहाँ पर। तो ये देख लेते हैं भूसंपर्क तार। यह तार उपकरण को धातु के आवरण को पृथ्वी से जोड़ता है। यह सुरक्षा सुनिश्चित करता है ताकि यदि उपकरण के आवरण में कोई दोष हो, कोई फॉल्ट हो तो धारा सीधे पृथ्वी में चली जाए और उपयोगकर्ता को बिजली का झटका ना लगे। आवरण का रंग आमतौर पर हरा या पीला होता है। इसके बाद में देखेंगे उदासीन तार। उदासीन तार विद्युत धारा को उपकरण से स्रोत की ओर वापस ले जाता है, जिससे परिपथ पूरा होता है। यह तार ग्राउंड वोल्टेज के लगभग बराबर वोल्टेज पर होता है। घरेलू परिपथ में इसका आवरण का रंग आमतौर पर काला होता है। ठीक, इसके बाद में देखते हैं दूसरा जो था चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, यानी जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध यहाँ पर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसके बाद में पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, इसलिए उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। तापमान पर निर्भर करता है, अगर तापमान बढ़ाओगे तो चालकों का प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। तो ये था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला इसी का था, धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बताना था। तो ये
इस तरीके से जब प्लस से धारा देते हैं, इसमें तार लपेट देते हैं किसी प्रणालिका में, तो ये धारावाही प्रणालिका बोली जाती है, जिसमें हम लोग करंट फ्लो करते हैं। फिर देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती हैं। यहाँ पे मैंने उल्टा यहाँ पर बना दिया है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पे समाप्त होती हैं और अंदर अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ चली जाती हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है क्या करता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, तथा दाहिने हाथ का नियम अंगूठे से धारावाही चालक के चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ का नियम पूरा हम पढ़ा चुके हैं, ये हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से इसको देख लेना। अभी हमने पढ़ाया था जस्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले आप लोगों को पेपर दिखा देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, यहाँ पर इसके IUPAC नाम लिखने हैं। IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलिए इनके लिख देखते हैं IUPAC नाम फटाफट से। ये देखिए लिखा है CH3 C7 मतलब C3H7 CHO। तो देखो C3 एक C मिलके 4 हो गया तो ब्यूट हो गया, तो ब्यूटेनल यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का अल होता है, तो इसका हो जाएगा ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1 अल। ठीक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1 अल। दूसरा है CH3COCH3, तो इसका हो जाएगा डाईमेथिल कीटोन, इसका नाम है, लेकिन IUPAC नाम देखो 1 2 3 है, 1 2 3 3 है कार्बन, तो 3 के लिए प्रोप आएगा, प्रोपेन हो जाएगा, और 2 नंबर पर कीटोन लगा है यानी ऑन, तो प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेन 2 ऑन, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 बार काउंटिंग कर लिया, OH की तरफ से काउंटिंग होगी, तो 6 के लिए हेक्सेन होगा, और 1 नंबर पर ऑल लगा है तो हेक्सेन 1 ऑल, हेक्सेन ऑल हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है 4th नंबर, यहाँ पर देख लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो 1 2 3 4 होगा तो ब्यूट होगा, और ब्यूट के बाद में 2 नंबर पर आइन लग जाएगा तो ब्यूटाइन हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन यानी कि ब्यूटाइन हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप लोगों को प्रश्न दिखा देते हैं। यहाँ पर ये है 7वां, ये है 6ठा प्रश्न। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। Cu++ जली प्लस Zn ठोस, एरो Cu ठोस प्लस Zn++ जली। अगला संक्षारण के 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। तो चलिए इन प्रश्नों को कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग अगला करेंगे। तो देखिए Cu++ और प्लस Zn एरो Cu प्लस Zn++। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है क्रिया में, Cu++ की ऑक्सीकरण संख्या है +2, और Zn पर कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं, 0 है, Cu की भी 0 है, Zn पर +2 है। यहाँ पर देखिए कॉपर की 2 ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही, मतलब है यहाँ पर इसका हो रहा अपचयन, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना देता है, तो ये होता है इसका अपचयन। तो जिसका अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीकारक पदार्थ, तो यही हो जाएगा हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ। और यही बात मैं नीचे लिखा हूँ कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो वो होती है रिएक्शन अपचयन, और इसमें Cu++ का अपचयन हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीकारक पदार्थ जो है हमारा Cu++ हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर जो जिंक है, जिंक पर 0 से ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, यानी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, तो ये कर रहा है ऑक्सीकरण या उपचयन भी इसको कह सकते हैं, और जिसका होता है ऑक्सीकरण वो पदार्थ कहलाता है अपचायक पदार्थ। यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि जो होती है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है, और जिंक का ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीकारक पदार्थ है Cu++, ये तुमने पहले बता दिया था। अपचायक पदार्थ, तो जिंक कैसा पदार्थ हो जाएगा, अपचायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि संक्षारण, तो वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं अपने पर्यावरण में उपस्थित वायु, नमी, आर्द्रता या रसायन आदि के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, उन्हें अपने ऊपर एक परत जमा लेती हैं, और वो परत जब टूटती है तो वस्तुओं का संक्षारण होता है। तो यह एक प्राकृतिक रूप से होने वाली रेडॉक्स अपक्रिया है। एग्जाम्पल है लोहे पर लाल भूरे रंग की परत का चढ़ना या जंग लगना। जंग का फार्मूला है Fe2O3 NH2 या XH2। यहाँ पर मतलब जल के कितने भी अणु हो सकते हैं। चांदी का काला पड़ जाना हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, और तांबे पर हरी परत का चढ़ना। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पहले दिखा देते हैं आप लोगों को, फिर जो है यहाँ पर उसका आंसर।
संतुलित करना है, रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। मरकरी ऑक्साइड एरो उष्मा मरकरी और प्लस खाली जगह, आयरन थर्ड ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम ठोस एरो खाली जगह दोनों, जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड खाली जगह, कॉपर सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड खाली जगह। तो इसको कंप्लीट करना, संतुलित भी करना है। अगर ये नहीं करना है तो साबुनीकरण हाइड्रोजनीकरण प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है, 2-2 नंबर के हैं ये। और चलिए करते हैं इसको फटाफट से। एक बार वीडियो अगर पसंद आ रही तो इसको लाइक भैया ज़रूर सब लोग कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं संतुलित करना। तो पहला है मरकरी ऑक्साइड एरो ऊष्मा फिर मरकरी फिर खाली जगह। तो ये हो गई मरकरी ऑक्साइड HgO ऊष्मा फिर Hg हो गई मरकरी फिर O2 हो गया। तो ये हो गया 2HgO। क्यों 2HgO लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो O2 है, यहाँ क्या है O2 और यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 2Hg हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी 2HgO एरो 2Hg प्लस O2 संतुलित। आयरन थर्ड क्लोराइड यानी Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम इतना दिया था, तो ये बनेगा क्या, लोहा। एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील होता है तो लोहे को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा, तो बनेगा Al2O3 और Fe इधर चला जाएगा। अब देखो Fe के 2 हैं तो यहाँ 2Fe लिखा जाएगा। इसी प्रकार से एल्युमिनियम के यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 2Al लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पर आयरन, यहाँ पर भर भी सकते हैं हिंदी में। जिंक कार्बोनेट से बना है जिंक ऑक्साइड और प्लस यहाँ पर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ZnCO3 एरो ZnO, Zn एक O ले लिया और फिर CO2 बाहर निकल गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया है कॉपर ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड एरो खाली जगह दोनों है, तो कॉपर ऑक्साइड Cu2S क्यूप्रस ऑक्साइड C2O, तो ये बनेगा कॉपर और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे कॉपर के कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ SO2 में ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब यहाँ पर कॉपर के कितने हो गए, 2 और 2 दूनी 4, ये 4 2 6 हो गए, तो यहाँ पर 6 लग जाएगा। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण बन गई। अगर ये नहीं करना है तो फिर आप लोग कर सकते हैं साबुनीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें वसा या तेल को क्षार जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके साबुन और ग्लिसरीन बनाया जाता है। यह लंबी श्रृंखला वाले मतलब साबुन या ग्लिसरीन बनाया जाता है, साबुनीकरण कहलाती है। यह लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है CH2 COO C17H35 CH COO CH17H35 CH2 COO C17H35 ये लिया गया है और इसको 3NaOH के साथ क्रिया करा दी गई है। तो यहाँ पर ये है 3Na और ये इतना 3 बार ये है C17H35 COO और 3 बार ये नहीं, तो ये बन जाएगी साबुन C17H35 COO, यहाँ ये नहीं लिखा है। और बचा क्या, यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड टूट गए तो यहाँ पे 3 OH हैं, तो तीनों OH यहाँ पे लग जाएंगे एक एक के साथ, तो CH2OH CH2OH C मतलब CHOH CH2OH। तो इसका ये हो गया साबुन, सोडियम स्टीरेट इसका नाम होता है। और इसका हो गया 1,2,3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राइआल ग्लिसरॉल कह सकते हैं। ये हमारा अगली हेडिंग हाइड्रोजनीकरण। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस को जोड़ा जाता है, किसकी उपस्थिति में, निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़ा जाता है, जिससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे वनस्पति घी प्राप्त होता है। इसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जैसे वनस्पति तेल में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो वनस्पति घी बन जाएगा, जिसको हम लोग डालडा कहते हैं। और ये देखो अगर इस तरह की रिएक्शन लिखना चाहते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन का है मतलब एथिलीन है, और ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन दोनों के साथ जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा और ये हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये एल्केन यानी कि एथेन हो जाएगा। तो ये भी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में आता है। और अब देखते हैं लास्ट प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे की कील यहाँ पर जब डालेंगे, लोहे की कील यहाँ पे ये गलत हो गया है, लोहे की कील जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या करती है, कॉपर को विस्थापित कर देती है और बना देती है FeSO4 प्लस Cu या FeSO4 प्लस Cu। तो ये वीडियो कैसी लगी, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। तो आप सभी साथियों से एक बार पुनः कहना है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।